Students, I welcome you all once again to this channel प्रभावी कंपटीशन हब एंड जैसा कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, रोज एक एक आपको पेपर देता हूँ। यूपी पीसीएस के जो भी मेंस के पेपर हुए हैं उनको मैं इस बुक के तहत जो भी आंसर है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सीरीज चलती रहेगी, ये पूरा बुक कवर करूँगा एंड पैरेलली एक मेंस की सीरीज चलती रहेगी। मतलब ये बुक कंप्लीट होगा, दूसरा बुक आएगा, मेंस का जो है जितने भी पीवाईक्यूज हैं या फिर जो कोचिंग्स के थ्रू जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, वो सारे मैं कवर कराता रहूँगा। तो चैनल पे नए हैं, अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे ही देखना चाहते हैं वीडियोस को, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग देखो, एक वीडियो मैंने जीएस 1 की कवर कर रखी है, एक एथिक्स की कर रखी है, और एक आज मैं जीएस 2 की कवर कर देता हूँ और इनको सभी को प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जीएस 2 का पेपर देखेंगे जो कि 2021 में पूछा गया था, ये देख सकते हैं। तो 20 के 20 इसके क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका रोल किस चीज में, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसकी कौन पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, गवर्नमेंट ना। तो उसमें एनजीओ क्या रोल प्ले करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप की तरीके से ये काम करते हैं और सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। ठीक है, एनजीओ एक कड़ी होती है, जनता जो एग्रीव्ड है और जो सफरर है और सरकार के बीच की कड़ी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके रोल के बारे में इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमें देखना है। तो देखते हैं, चलिए पहला यहाँ पे देखेंगे कि अकॉर्डिंग, पहले तो इसको डिफाइन कर दिया, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर व्हाट, दे आर ग्रुप ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशन दैट आर entirely or largely independent of government. They are not dependent on government for their financially or anything or regulation. There are regulations over NGOs, but they are not dependent of government. They are independent, and that have primarily humanitarian and cooperative rather than commercial objective. तो इनका ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना, कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ह्यूमैनिटेरियन होता है, कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो एनजीओज हैं दे आर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं दैट आर एंटायरली और लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट and that have primarily humanitarian and cooperative rather than commercial objective. They are non-profit organizations that play very significant role in process of policy formulation. अब वो क्या क्या रोल प्ले कर लेते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में दे प्रोवाइड पॉलिसी इनपुट बिकॉज दे आर वर्किंग at ground level and they are working for the sufferers, so they are better aware about the conditions of these people, so they can definitely provide a good policy input to the government. Example के तौर पे बचपन बचाओ आंदोलन, इसका suggestions can be included while drafting child related policy. तो बचपन बचाओ आंदोलन जो एक एनजीओ है, ये जो इनपुट देगा तो चाइल्ड से रिलेटेड पॉलिसी बनाने में सरकार को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेकेंड इनपुट दे कैन गिव, एनजीओज हैज होल्ड गुड होल्ड ओवर ग्राउंड रियलिटीज, जानते हैं, मैंने बताया कि ग्राउंड पे जुड़े रहते हैं। शो ओपिनियन ऑफ जनरल पब्लिक कैन बी बेटर मोबिलाइज थ्रू एनजीओज, इट इनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो ये बहुत हेल्प कर सकते हैं। Third input they can give about various campaign run and supported by NGOs. It shows the demand and requirement of public. तो बता सकते हैं कि क्या डिमांड है पब्लिक की, रिक्वायरमेंट क्या है। तो ग्रीन पीस जो है एक अच्छा एनजीओ है इन्वायरमेंट के फील्ड में, तो ये जो है बहुत अच्छे से एक्ट कर रहा है। In policy making, the participation of all the stakeholders, including NGOs, need to be comprehensively discussed for better policy making. Agitation by NGOs over any policy can identify agitation by NGOs over any policy can identify the loopholes in the given policy and it act as the feedback correcting mechanism. तो गवर्नमेंट को बुरा नहीं मानना चाहिए जब एनजीओ जब
ग्राउंड पे आते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं, कई बार बताते हैं कि ये पॉलिसी में ये दिक्कतें हैं। जैसे कि अभी जो है देखने को मिल रहा है कि जैसे विकसित भारत जी राम जी, जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जो ये वाली चीज है, इसमें जो है थोड़ा इशू आ रहा है, तो एनजीओ सामने आ रहे हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग। तो इसकी बात को सुननी चाहिए, एनजीओ की बात की सुननी चाहिए और करेक्शन लाना चाहिए, एज ए करेक्टिंग मैकेनिज्म के तौर पे फीडबैक को लेना चाहिए इनके, ठीक है। Policy like social security related, societal development, health, education, environment, developmental activities, environment, ये सब जो है they need to thoroughly debate and discuss with these voluntarily organization। अगर सरकार जो है चाहती है तो definitely it can reach out to the NGOs and discuss the related issues, so that the issues in the policy or before formulating the policy, issues are basically come to the fore of government and they can act accordingly. So in recent past, role of NGOs increase in better policy making and implementation. Its future in future it will become important tool of policy making. Why not? Because it is the organization which is working at the ground level, and it is better aware, nobody else is better aware the situation about the weaker section and related to environment or related to anything which is a grave concern for the policy. So they must be consulted before formulating such policies by government. Okay, so next question देखेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि सिटीजन चार्टर इन इंडिया कुड नॉट बिकम इफेक्टिव, ठीक है, देर इज नीड टू मेक इट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इवेल्युएट। ठीक है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, सबसे पहले वो समझोगे तब तो आंसर करोगे। देख लेते हैं, दो क्वेश्चन है, एक तो आपको बताना है कि सिटीजन चार्टर जो है इन इंडिया कुड नॉट बिकम इफेक्टिव, तो क्यों इफेक्टिव नहीं हो रहा है वो आप कारण बताएंगे। दूसरा आप बताएंगे कि देर इज नीड टू मेक इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, तो उसके लिए स्टेप्स बताएंगे, यही इवेलुएट करना है आपको, ठीक है। तो देखो सिटीजन चार्टर क्या होता है। सिटीजन चार्टर इज द डिक्लेरेशन मेड बाय पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, ये पब्लिक ऑफिसेस की एक्सक्लूसिवली बात की जा रही है, ठीक है, अबाउट द काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू पब्लिक, इज व्हाट इन व्हाट कॉस्ट एंड टाइम एंड ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब कि सिटीजन चार्टर जब देखोगे आप जाके किसी भी पब्लिक ऑफिस का, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं एक तो, ठीक है, और सर्विसेज में सर्विसेज की टाइम और सर्विसेज का कॉस्ट बताएंगे कि क्या सर्विस आपको किस कॉस्ट में मिलेगी एंड कितने टाइम तक आपको वो सर्विस मिलेगी, कितने टाइम में मिल जाएगी, एंड कौन है ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन सर्विसेज को देने के लिए आपको, ठीक है। सो सिंपल कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर is the declaration made by public offices about kind of services they are providing to public, is what cost in what cost and time and officer responsible for the same। जैसे कि एक देखो एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि पीएचसी में जब आप जाते हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हो, आप अपने जिले में हो, अपने एरिया में, ब्लॉक में, तो पीएचसी का भी विजिट करना, वहाँ पे आपको सिटीजन चार्टर मिलेगा। उसमें सर्विस नंबर 1 बोलेगा कि भाई ठीक है, सर्विस नंबर 1 में आपका कंसल्टेशन, ठीक है, सर्विस नंबर 2 में मान लो कि लैब फैसिलिटी, ओके, सर्विस नंबर 3 में मान लो कि आपका एमआरआई स्कैन एक्सरे, ये सब हो सकता है। और फिर और भी फर्दर जाएगा, ये ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल, तमाम बातें जाएंगी। तो इस तरीके से सिटीजन चार्टर आपको पता चलेगा वहां पे जाके कि हाँ मुझे क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं यहाँ पे। ओके, इट हैज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस, ऑफ कोर्स इट हैज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन सर्विस डिलीवरी। इट इंक्लूड्स टाइमली गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। अगर आपको पता रहता आप यू कैन क्लेम इट, ओके भाई मुझे ये मिलना चाहिए, दिस इज सिटीजन चार्टर, दिस सर्विस यू हैव टू गिव टू मी, अदरवाइज कंप्लेन हो जाएगा। इन्फॉर्म चॉइस फॉर पब्लिक, ठीक है, आपको अवेयरनेस रहेगा। रिड्यूस स्कोप ऑफ करप्शन, आपको पता रहेगा कि भाई ठीक है सिटीजन चार्टर में ये मुझे मिलना चाहिए था, इसने दिया नहीं। ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, बिल्कुल ठीक है। पीपुल पार्टिसिपेशन इंश्योर्ड, ठीक है, जब आपको पता रहता है कि भाई ठीक है मुझे ये सर्विस मिलती है तो आप क्लेम करोगे ना, मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग, यू आर क्लेमिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग,
ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, तो ये सारी बातें होती हैं। Citing its significance, citizen charter need to make it effective. Citizen charter need to make it effective, but due to various reasons, it is till now not become effective. The reasons are, अब रीजन पे आ जाओ, क्या कारण है कि ये इफेक्टिव नहीं हुआ है? बिकॉज ऑफ देर इज नो सेपरेट बजट एंड एक्सपर्टीज फॉर सिटीजन चार्टर। इसके लिए अगर आप सिटीजन चार्टर लेके ही आए हो, यू मस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, सब पहला तो। क्योंकि अगर मान लो मुझे कोई सर्विस देनी है, मैं पीएचसी हूँ, मेरे पास आप बजट ही नहीं दे रहे हो, तो मैं वो सर्विस कैसे दूंगा? है ना? एक्सपर्टीज मुझे दो, मैन पावर के तौर पे दो, मुझे मैन पावर ट्रेंड दो, तब मैं दूंगा। है ना? तो नो सेपरेट बजट एंड एक्सपर्टीज फॉर सिटीजन चार्टर, तो ये एक दिक्कत की बात है। नेक्स्ट जो है वो है पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट। कई लोग जो है अपनी जानकारियों से अवेयर ही नहीं है, अपने राइट्स को जानते ही नहीं है। सिटीजन चार्टर बहुत लोग नहीं जानते हैं, जाके इलाज करवा के चले आते हैं, उनको पता होता कुछ रहता नहीं है, कुछ भी सर्विस लेके चले आते हैं। पुअर फॉर्मुलेशन ऑफ चार्टर, कई बार चार्टर ही अच्छा नहीं फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको इस तरीके से बना देंगे कि उसमें चीज़ें इधर उधर स्कैटर्ड रहेंगी, अच्छा चार्टर ही नहीं बनेगा। इम्प्रैक्टिकल डिक्लेरेशन इन चार्टर, कई बार ऐसी चीज़ें घोषणा कर देंगे कि ये देंगे वो देंगे ये देंगे, जो कि मिल दे ही नहीं पाएंगे, तो इम्प्रैक्टिकल भी नहीं रखना है उसको। लैक ऑफ वर्कफोर्स इन पब्लिक ऑफिसेस, ये भी एक दिक्कत है। करप्शन बहुत बड़ी समस्या। पुअर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सब जो है जो सिटीजन चार्टर को अभी तक इफेक्टिव नहीं बना पाई है, यही सब कारण है कि अभी तक इनइफेक्टिव दिख रहा है। फॉर मेकिंग इट मोर इफेक्टिव, वेरियस स्टेप्स नीड्स टू बी हेल्पफुल। क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? फॉलो मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड, आपको उतनी सर्विस जितनी दे सकते हो वो लिखो और दो, सीधी सी बात है। डिजिटलाइजेशन करो गवर्नमेंट सर्विसेज को, ताकि लोग जो है डिजिटली क्लेम कर पाए। एंड रिकॉर्ड, हर डिजिटल ट्रांजेक्शन एक ट्रेल देता है, तो रिकॉर्ड कीपिंग भी होता है कि भाई मैंने डिजिटली ये लिया था और ये सर्विस मिली नहीं मिली, वो पूरा डिजिटली लॉग हो जाता है। स्किल्ड एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसेस में। Many state governments have already implemented public service guarantee acts. It need to further supplement with citizen charter act. पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट से खाली काम नहीं चलेगा, सिटीजन चार्टर एक्ट के साथ इसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और भी इसकी जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि हाउ द इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया आर इम्पिंजिंग अपॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, हाउ द इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया आर इम्पिंजिंग अपॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, देख लेते हैं। सो देखो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है ये सोल है ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर इलेक्शन ही आपका फेयर नहीं है, फ्री नहीं है, तो कौन लोग चुन के आएंगे और किसको गवर्न करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन इज द सोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। इन दिस रिगार्ड वी टॉक अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विच इज द मदर ऑफ काइंड ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, विच इज द मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिफॉर्म। In elections, large amount of hunger and poverty in the society has adversely impacted the electoral mandate. कैसे? अब ये कैसे जरा जान लो। ठीक है, हाउ। ठीक है, हंगर एंड पॉवर्टी ने एडवर्सली इम्पैक्ट किया है इलेक्टोरल मैंडेट को, बट कैसे वो जान लो। बिकॉज जो पॉलिटिशियन होते हैं दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस वोटर बिहेवियर बाय ऑफरिंग अल्कोहल और सम मनी। ठीक है, try to influence voters behavior by offering an alcohol or some money, buy people's vote in the name of food or crop subsidy। ठीक है, buy people's vote in the name of फूड और क्रॉप सब्सिडी। कई बार गवर्नमेंट भी इसमें इंडल्ज होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट चला रही होती है वो इंडल्ज होती है। अनप्रोडक्टिव वर्क लाइक लोन वेविंग, free ration distribution etc. come in the cost of compromise with the developmental activities, ताकि वोट को जीता जाए। बिहार एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव वर्क लाइक लोन वेविंग, फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन कम इन कॉस्ट ऑफ द compromise with the development activities। फोर्थ देखिए, पोवर्टी कॉज इलिटरेसी। पोवर्टी जो होती है उसके वजह से इलिटरेसी भी होती है।
इन द सोसाइटी एंड इलिटरेसी जो है इनहिबिट करती है द पीपल टू वाइजली यूज हिज और हर वोटिंग राइट, सो दैट इज द वन रीजन। ठीक है। Poverty and hunger make elections of richer for the sake of poor. Rich is there to rule over poor. Poor can't rule over poor because he don't have money. तो poverty और hunger जो है make the elections of richer for the sake of poor. ये बात बिल्कुल सही है। 6th नंबर देखिए, many talented poor leaders unable to contest elections because of their poor financial conditions. Thus, parliament and state legislature is dominated by billionaires, industrialists, lawyers, यही सब हैं वहाँ पे। ठीक है, कोई गरीब है क्या वहाँ पे? For making our democracy more effective, we need to eliminate hunger and poverty. Our for making our democracy more effective, we need to eliminate hunger and poverty from society. We need to empower our citizens so that they can rightly use their right to vote. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देख लेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बात सही। केशवानंदा भारती केस देख लो, केशवानंदा भारती केस देख लो। एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इलुशिडेट। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इलुशिडेट करना है। ठीक है, ओके। सो वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। स्टार्ट ऑफ आवर प्रियम्बल हैज पुट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेटली, क्योंकि वी से स्टार्ट होता है, हम द लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। सो ये जो प्रियम्बल इससे स्टार्ट होता है, इट हैज पुट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। ईच वर्ड ऑफ प्रियम्बल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग इंडिया ए सोवरेन, socialist, secular, democratic republic. It promotes justice, liberty, equality, fraternity among the people, among the citizens. अब देखो, जस्टिस की बात करें तो क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। इट इस्टेब्लिश थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट के थ्रू पॉलिटिकल, ठीक है, और डीपीएसपी के थ्रू सोशल और इकोनॉमिक, इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, जस्टिस इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। लिबर्टी इंश्योर्ड थ्रू द डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, बैक्ड बाय फंडामेंटल राइट बिटवीन आर्टिकल 14 and 18। fraternity ensured through the fundamental rights, DPSP and fundamental duties is an essential feature of constitution again, क्योंकि फ्रैटर्निटी की बात की गई है कि वी शुड प्रमोट द फ्रैटर्निटी अमंग द पीपल। फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, फंडामेंटल राइट में भी इंश्योर किया गया है कि किसी की जो है, आप रिलीजन को लेके कुछ आप मतलब कुछ रिलीजियस राइट है तो सब में फ्रैटर्निटी है भाई। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी को वो प्रमोट करता है। सोवरेन, India as a state is free and independent to take its own decisions. There is no pressure of any other country on us while making a decision. Socialist, वेलफेयर डेमोक्रेसी है हम लोग, सोशलिस्ट। ठीक है, हमारा डीपीएसपी भी कहता है कि हमारा डीपीएसपी भी सोशलिस्ट बेस पे बना हुआ है। सोशलिस्ट फिलोसफी है उसमें, गांधीयन फिलोसफी है, लिबरल फिलोसफी से है। सो वेलफेयर डेमोक्रेसी हमें बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है। रिमूवल ऑफ सफरिंग्स, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस हमें इंश्योर करना है। सेकुलर है बिकॉज आवर कंट्री हैज़ नो रिलीजन एंड कह सकते हैं ऑल रिलीजन्स आर इक्वली बी ट्रीटेड एंड रिस्पेक्टेड इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी डायनेमिक सेकुलरिज्म है हमारा। डेमोक्रेटिक है हम लोग, यानी कि रूल ऑफ पीपल चलता है यहाँ पे, रूल ऑफ मोनार्क नहीं चलता है, रूल ऑफ पीपल चलता है। रिपब्लिक है मतलब कि हमारा जो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो एक इलेक्टेड बंदा है, ना कि हायरार्किकल या फिर वंशानुवाद से नहीं चला आ रहा है। ठीक है, so no public offices are hereditary. Along laid the foundation of the basic feature of the constitution. It also promotes human dignity by providing an individual justice, equality, liberty and fraternity. It advocates explicitly for the protection of dignity of individual. Thus preamble act as an identity card of the constitution and represents its most significant aspect.
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर कहता है कि डिस्क्राइब करना है आपको, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। फाइनेंशियल रिलेशन बताना है। ओवरऑल सेंटर और स्टेट का रिलेशन बहुत सारे डायनेमिक्स पे तोला जा सकता है, जैसे कि कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एक्सिक्यूटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, ये सब पे आप तोड़ सकते हो। तो फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बताना है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। सो आंसर में देखेंगे कि पार्ट 12 जो है आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक, पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। Okay, so this is the very good start wherein we have mentioned part article to substantiate our answer, and this is the very good fact that part 12 article 268 to 293 of the Indian Constitution deals with the financial relationship between center and state. Okay, this is all right. It deals with the taxing power of center, how the taxes are collected by center or a state. So it deals with the taxing power of center and state in their domain and distribution of various taxes among them. So we can mention about the articles, which article tells about which duties or taxes collected by union and appropriated by states. So article 268, it is the it says that duties or taxes levied by union but collected and appropriated by state. So it is the duties and taxes which is levied by, the levying authority is union, but it is collected and appropriated by state. Okay, so this is a kind of tax under article 268. Article 269 says that taxes levied and collected by union, it is levied and also collected by union but assigned to the states, like interstate trade tax. It is the duty of a union to collect, to levy such taxes and also collect it, and further it has to give it to the states, assigned to the states. It will not keep any penny of these taxes under this article. Okay, article 270, the taxes levied and collected by union but distributed between the union and states, means both the parties here, union and states, will get the devolution or get their share as per the preset norms, ठीक है। but the taxes levied and collected by union but fortunately or unfortunately कह लो distributed between union and states, that is the income tax is one of the very good example of article 270. What is article 275? It empowers parliament to make grants to the states which are in the need of financial assistance. Some of the states are in the need of always in the need of money, finances, and that has to be met by union under the grant to a state. There are certain criteria. Finance commission decides about the criteria how the grants shall be given to the different states by union. So as per that, union or parliament give the grants in terms of financial assistance to the needy states. Okay, so whose recommendation is needed? Finance commission recommendation is needed. So article 275 is all about empowering parliament to make grants to the states which are in the need of financial assistance based on the finance commission recommendation. Article 246a, 269a, 279a, these are amended articles under 101 constitutional amendment, and these were inserted, deals with the GST related laws and GST council. So these are again important. GST council decides how the collected tax shall be dissolved or given distributed among the states. Article 280 is the finance commission. It provides for finance commission which is constituted by president every 5 years. It make recommendation on the matter of distribution of net proceed of taxes, how these taxes which are collected by union
and how these taxes will be distributed among the states, and also the grants, how it is distributed to states. Okay, so finance commission decides, and this task is given to finance commission by president. Okay, next, other than this, article 360 is a financial emergency. Financial emergency, there are three types of emergency: national emergency, a state emergency which is called president rule, and the financial emergency which is under article 360. So article 360, this article empowers center to put financial emergency, and under the financial emergency, center get more power to regulate states finances. Okay, article 246, it distributes subjects among the center state both, thus they enjoy taxing power in their respective subject matter. आर्टिकल 246 में क्या है, सब्जेक्ट मैटर है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन लोग जो है टैक्स लेंगे, क्या ये यूनियन का सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी, या फिर क्या ये स्टेट का मैटर है। तो वो कहाँ लिखा गया, वो आर्टिकल 246 में है। ठीक है, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं बताते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिलेशन स्टेट्स के साथ जो सेंटर का कैसा होता है। इन जनरल सेंटर लुक्स फाइनेंशियली मोर स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोनोमस देन स्टेट, एंड है भी। मेनी टाइम स्टेट शोज देयर एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ओवर सेंटर फॉर द एड, और कई बार मिलता भी नहीं है। कई बार इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि सेंटर में जो पावर है ना, वो पॉलिटिकल पावर डिफरेंट है स्टेट के जो डिमांड कर रही है। तो ये भी एक कारण होता है कि उसको लेस जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करे, होता है ऐसा पॉलिटिकली। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन कर दीजिए द इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव तो करना ही करना है, नेगेटिव भी ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं। सो क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको द इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी के बिना पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा ही नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करती है, बट बहुत सारी इशूज से ये सफ़र कर रही हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन हु वांटेड टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, दे आर वॉलंटरी एसोसिएशन हु वांटेड टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। किस मीन्स से, इलीगल मीन्स से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही वो पावर में आना चाहती हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी से पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, एंड बहुत सारे जो है लोकल पार्टियां हैं। हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग इन लोकल, रीजनल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल पे भी देयर इम्पैक्ट एंड रोल एक बार देख लेंगे। बट दो जो मेजर पार्टियां जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं वो तो सबको पता ही है, एक तो कांग्रेस है ही, दूसरा जो है बीजेपी है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं आज के डेट में। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि लोकल, रीजनल और स्टेट लेवल पे काम करती है। देयर इम्पैक्ट एंड रोल देख लेते हैं। ठीक है, देयर इम्पैक्ट एंड रोल। इम्पैक्ट एंड रोल, रोल तो क्या है, मोबिलाइज करते हैं सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन को इन द पॉलिटिकल लेवल, एंड उनको अराउज करके अपने फेवर में ला के वोट लेते हैं। दे इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन एंड गेट देम इलेक्टेड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ठीक है, वो जगह जगह रैली करते हैं एंड पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए प्रमोट करते हैं। They ensure people participation and get them elected to hold public offices. They contest election. Political पार्टियां जो है इलेक्शन लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट को लड़वाती हैं। They contest election periodically and ensure basic principle of democracy, that is rule of the people, by the people, for the people, जो कि डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, opposition party keeps check on ruling party and criticize dictatorial work of ruling party। तो देखो opposition का भी बहुत important रोल होता है डेमोक्रेसी में। opposition पार्टी का सबसे बड़ा काम होता है कि एक ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट को चेक्स एंड बैलेंस उस पर लगा सके, और रूलिंग पार्टी जो है उसको क्रिटिसाइज करना अपोजिशन पार्टी का काम है ऑन द इश्यूज विच आर widely prevalent in the society, and if it is wrongly dealt with by ruling party. Regional party has good hold on region, hence better understand local needs। ठीक है, रीजनल पार्टियों का जो है बहुत अच्छा होल्ड होता है रीजन के ऊपर, हेंस बेटर अंडरस्टैंड करते हैं लोकल नीड्स को। पार्टीज मेक कोलिशन ऑल्सो, पार्टीज मेक कोलिशन एंड फॉर्म गवर्नमेंट विच प्रोवाइड डाइवर्स व्यू ऑफ पब्लिक। बिल्कुल सही बात है भाई। कई बार क्या होता है ना कि हंग असेंबली हो जाती है,
हंग असेंबली हो जाती है जहाँ पे क्लियर मेजोरिटी किसी को भी नहीं है, उस केस में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टियां आती हैं और एक साथ जो है अपना सरकार चलाती हैं, तो सबका उसमें शेयर होता है, सबका रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट ठीक होता है, इसके अपने फायदे हैं और नुकसान है। अब हम देख लेंगे प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी। एक तो फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस होता रहता है, जैसे दल बदल, हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ है। शेड्यूल जो है 10, शेड्यूल 10 जो है ये डील करता है एंटी डिफेक्शन के लिए, कि मतलब उनकी मान्यता मेंबरशिप भी रद्द की जाती है। सो फ्रीक्वेंट डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ बिकम इनइफेक्टिव। जैसे कि महाराष्ट्र करंट डिफेक्शन केस आया था। कोलिशन गवर्नमेंट लेस स्टेबल होती है क्योंकि मिनिस्ट्री की चाह होती है, सरकार तो टूट जाती है कई बार अगर कंसेंसस नहीं बना तो। थर्ड देखो, कहता है कि पार्टीज आर कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड, दस क्रिएट फ्रैक्शनलिज्म इन सोसाइटी। बिल्कुल भाई, कास्ट पॉलिटिक्स जो होती है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, उससे यूनिटी थोड़ी होती है, उससे क्या होगी, फ्रैक्शन बनेगा सोसाइटी में, फ्रैक्शनलिज्म आएगा। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम। तो ये सारा भी इशू है भाई, फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, मनी पावर मसल पावर यूज कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां। हेंस दिस इज द नीड दैट the political party work on more transparent manner and follow constitutional morality. नेशनल डेवलपमेंट शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ना कि रीजनलिज्म फैलाओ। और रीजनलिज्म एक हद तक ठीक है, आप रीजन में कोई आपका जो है एक माइनर मतलब कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं कि उसमें रीजन को फोकस किया जाता है, एलिनिएटेड फील करते हैं, बट रीजन का डेवलपमेंट हो गया तो आप बिल्कुल रीजनलिज्म पे मत फोकस करो ना, नेशनलिज्म पे करो। सो ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय पार्लियामेंट्री कमिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है जहाँ से लॉ बन के आता है, बहुत सारे एक्शन ये लेती है, तो उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले तो जानो कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ना, दो तरीके की होती है। एक होती है एड होक कमेटी, या मतलब जब जरूरत पड़ी बना लिया, जब जरूरत नहीं हटा दिया। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जो हमेशा ही वो काम करती रहती है। और एडहोक कमेटी में दो तरीके की कमेटियां बनाई जाती हैं, एक तो सेलेक्ट कमेटी होती है, एक ज्वाइंट कमेटी होती है। सेलेक्ट कमेटी, एक ज्वाइंट कमेटी। और जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं उसमें 24 डिपार्टमेंट में 24 डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक एक जो है स्टैंडिंग कमेटी है। एंड इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एंड एस्टीमेट कमेटी है, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को जो है देखती है। ठीक है, तो एक जनरल मैटर, एक फाइनेंशियल मैटर। इधर सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी। ज्वाइंट कमेटी में आपका दोनों हाउसेस की कमेटी होंगी ज्वाइंटली, और सेलेक्ट कमेटी में किसी भी हाउस की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कमेटियां बनाई जाती हैं। तो कमेटियां क्यों बनाई जाती हैं, सबसे पहले तो ये जान लो, क्योंकि उसके रोल बहुत सारे हैं, कमेटियों के बहुत सारे रोल है। रोल प्लेड बाय पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है। ये एग्जामिन करती है जो एनुअल रिपोर्ट, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आर्टिकल 148 में इनका जिक्र है कि देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो काम करते हैं, ये जो अपना रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, उसको एग्जामिन करती है कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। हालांकि इसके बारे में क्रिटिसिज्म ये है कि भाई एक बार जो खर्च हो गया, जो रिपोर्ट बन के आ गया सीएजी, तो बस ये एग्जामिन करती है, उस पर एक्शन लेने का इसके पास पावर नहीं है, सिर्फ एग्जामिन करके छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं क्या ये कोई काम पोस्टमार्टम का करती है, क्या पोस्टमार्टम का करती है? तो जी हाँ, मतलब एक्चुअल पावर इतना इसके पास नहीं है। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है, एग्जामिन करती है, जो एनुअल रिपोर्ट सीएजी ला के पटकते हैं उसको ये देखती है। इट ऑल्सो एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट ओनली फ्रॉम द लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द इकोनॉमिक विजडम एंड प्रोपराइटी। तो ये कई बार सजेशन भी देती है, बट सजेशन कोई माने ना माने उस कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, बाइंडिंग नहीं होता इसका सजेशन। ठीक है, तो एग्जामिन भी करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को, नॉट ओनली फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई ठीक है लीगल एंड फॉर्मल है तो ये बता देगी कि इलीगल खर्च हुआ है, अब एक्शन
ये नहीं ले सकती, बट ठीक है ये बता देती है। बट ये इकोनॉमिक विजडम और प्रोप्राइटी के पर्सपेक्टिव से भी बोलती है कि ये खर्चा हुआ तो ये सही हुआ कि नहीं, इसमें इकोनॉमिक विजडम था कि नहीं, ये बताती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल जो कमेटी है वो है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या क्या काम है? एस्टीमेट कमेटी जो है पुट फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट बाय एग्जामिन एंड एस्टीमेट्स इंक्लूडिंग द बजट। तो ये बजट को भी एग्जामिन करती है और तमाम जो है फाइनेंशियल कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट के ऊपर करती है, गवर्नमेंट को एग्जामिन करती है, बजट को एग्जामिन करती है, ये सब इसका काम है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी एस्टीमेट जो भी बजट में आता है उसको पूरा थॉरोली गो थ्रू करती है ये। नेक्स्ट आता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है? सो इट एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। इट एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इट ऑल्सो एग्जामिन द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, कि वो किस तरीके से, क्या वो सही काम कर रही है कि नहीं, क्या वो प्रॉफिटेबल हो रही है कि नहीं है, किस तरीके से खर्च उसका मैनेज हो रहा है, कहाँ पे क्या जा रहा है। सो इट एग्जामिन द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इट एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, जो कि सीएजी ही देते हैं, सीएजी ही जो है जमा करते हैं, तो उसको भी एग्जामिन करती है। पब्लिक अंडरटेकिंग पे सीएजी का रिपोर्ट आता है, उसको एग्जामिन करती है। इसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर को देखती है ये। अब जो बाकी जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटियां हैं, 24 जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो थॉरोली एग्जामिन करती हैं बजट जो भी एलोकेट होता है बजट वाइज। मान लो बजट आ गया तो एक डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट ऑफ मान लो पब्लिक ग्रीवांस है, मान लो उसको भी बजट आता है, सबको बजट आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, इस तरीके से डिपार्टमेंट माने गए बनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे हो गया। तो वो क्या है ना, बजट को एग्जामिन करते थॉरोली कि क्या बजट पेश किया जा रहा है, क्या डिमांड आपने की थी और आपको कितना बजट मिल रहा है, सब बातें जो हैं होती है वहाँ पे देखी जाती है। इट ऑल्सो एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। इट ऑल्सो एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री ऑल्सो। नेक्स्ट आता है एड होक कमिटी। नेक्स्ट आता है कौन सा? एड होक कमिटी आता है। एड होक कमिटी का क्या काम है भाई? ठीक है, एड होक कमिटी दे आर फॉर्म्ड ऑन टेम्पोररी बेसिस। ये क्या होती है? टेम्पोररी बेसिस पे, हायर एंड फायर वाला कॉन्सेप्ट है, जब जरूरत पड़ी बना लिया फिर हटा दिया, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि कमिटी टू मेक डिसीजन ऑन द वुमेन रिजर्वेशन बिल, ऐसा एक कमिटी बनाया, जब इन्होंने अपना दे दिया रिकमेंडेशन तो इसको डिसॉल्व कर दिया, इस तरीके से। सो ये टेम्पोररी बेसिस पे होती हैं, ठीक है। दस कह सकते हैं हम कि दस पार्लियामेंट कमिटी प्लेड ए की रोल इन बेटर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क एमंग द स्पेशलिस्ट एंड एक्सट्रैक्ट बेटर रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमिटियां जो होती हैं ना, स्पेशलिस्ट लोग होते हैं यहाँ पे। अब कोई पार्लियामेंट्री कमिटी है जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे बनाई गई है, तो वो वहाँ पे वैसे वैसे लोग बैठेंगे जो कि स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड के। अब वही बात है, क्वालिटी ऑफ लॉ डिपेंड्स अपॉन हाउ थॉरोली द डिस्कशन वाज डन इन पार्लियामेंट। तो कई बार क्या होता है ना, किसी मान लो सब्जेक्ट मैटर पे बिल आया, कोई सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि अभी वीवी जी राम जी आया, तो इस पे क्या वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया था? क्या नहीं किया गया था, हरी में उसमें डिसीजन ले लिया गया। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट को बड़े आसानी से देखते हैं और उस पर सजेशन दे सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू send such kind of bill to the parliamentary committee which are meant for that purpose anyway. Next question देखते हैं 8 नंबर। कमेंट ऑन द मेन थीम ऑफ द G20 समिट हेल्ड इन 2021, जो कि रोम में हुआ था। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। एनीवे वी विल सी इट। हालांकि अब ये नहीं आएगा, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट करंट का क्वेश्चन है तो किस तरीके से आंसर दिया गया, कुछ तो आउटपुट आपको मिलेगा ही। सो G20 जो समिट हुआ था, देखो G20 समिट के बारे में आपको मोटा मोटी ये तो लिखना ही पड़ेगा ना हर जगह कि G20 समिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सारी बातें लिखोगे। सो G20 समिट इज एन एनुअल समिट प्रोग्राम ऑफ ग्रुप ऑफ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इतनी बात तो लिखोगे ही आप। G20 समिट इज एन एनुअल समिट प्रोग्राम ऑफ ग्रुप ऑफ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इन 2021 दिस समिट हेल्ड इन रोम इटली। बिल्कुल बेसिक सा फैक्ट है, बहुत अच्छा ठीक है इंट्रोडक्शन है। G20 लीडर्स मेड ए कमिटमेंट, इसमें अब आउटपुट भी आएगा आगे। सो पहले थोड़ा सा एक कार्बन न्यूट्रलिटी वहाँ से निकाली गई थी तो वो देख लेते हैं।
So G20 summit made a commitment to reach carbon neutrality by or around mid century तक ये टारगेट लिया गया था कि कार्बन न्यूट्रलिटी हम ला देंगे. So G20 leaders made what? They made a commitment to what? They made a commitment to reach carbon neutrality by around mid century. They have adopted Rome Declaration. What is Rome Declaration? We'll see. चूंकि इटली के रोम शहर में हुआ था तो रोम डिक्लेरेशन हुआ. तो की हाईलाइट देख लेते हैं इसका. नंबर 1, रोड मैप फॉर COP26 टू टैकल क्लाइमेट चेंज क्राइसिस. रोड मैप बनाया गया उसमें, ठीक है. हालांकि अब तो COP30 तक हो चुका है. खैर, नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें क्या था रोड मैप में. रेस्ट्रिक्ट एड टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, ठीक है. PPP मॉडल फॉर फाइनेंसिंग ट्रांजिशन टू क्लीन, ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज के लिए रोड मैप तैयार करना. इंडिया ने क्या डिक्लेरेशन किया यहाँ पे. इंडिया ने डिक्लेरेशन दिया जो वो देख लेते हैं. एड्रेसिंग वैक्सीन इनइक्वालिटीज, 5 बिलियन वैक्सीन डोजेज बाय द एंड ऑफ 2022. वन अर्थ वन हेल्थ फोकस. रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन, जहाँ पे जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन ना हो वार की वजह से या फिर किसी भी वजह से. सपोर्ट फॉर ग्लोबल मिनिमम टैक्स, GMT जिसे बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमम टैक्स. 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाए ग्लोबली, इससे नीचे इससे ना लाया जाए. वेलकमिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी. एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या थे भाई. हाफ हार्टेड स्टेप्स, नो रेफरेंस टू स्पेसिफिक 2050 डेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है. नो टारगेट फॉर पुशिंग फेजिंग आउट कोल, ये लेना चाहिए था कि कब तक लोगे भाई, 2047 तक ले लो. कुछ तो टारगेट लो, कोई तो टारगेट लो. ये खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. नो रिजोल्यूशन ऑन वैक्सीन पेटेंट वेवर एंड पुअर फाइनेंसिंग ऑफ क्लाइमेट एडप्शन प्रोजेक्ट. तो ये सब कंसर्न्स थे. सच टाइप ऑफ समिट कैन ब्रिंग चेंजेस इन एक्चुअल वर्ल्ड व्हेन all 20 member nations should work together and put their best effort to achieve the targets of development and climate change. ठीक है. 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्कस द रोल ऑफ चाइनीज फैक्टर. हमें क्या रोल देखना है, तो चाइनीज फैक्टर का देखना है बिहाइंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो ये उस समय हुआ क्या था कि नेपाल ने, जो नेपाल का कंसर्न रहता है, ठीक है, नेपाल कहता है कि लिम्पिया धूरा, काला पानी और लीपू लेक जो कि उत्तराखंड में पड़ता है वो हमारा है. थोड़ा सा बाउंड्री का डिस्प्यूट रहता है. तो उसमें चाइना का रोल क्या है, ठीक है. डिस्कस द रोल ऑफ चाइनीज फैक्टर बिहाइंड द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो देख लेते हैं. सो ऑल्दो हमारा जो इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप है, इट हैज ए हिस्टोरिक रिलेशनशिप. हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है. हमारे यहाँ उनकी बेटियों की शादी और हमारे यहाँ मतलब उनका नौकरी करना. नेपाल एक ऐसा देश है जिसको हमने पूरा छूट दे रखा है. इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह आके नौकरी करते हैं. इंडिया में आके बिना किसी पासपोर्ट वीजा के यहाँ पे आ जा सकते हैं. हम भी आ जा सकते हैं. But due to closeness of Nepal with China in the recent years created some problem in India-Nepal relations. ठीक है, वो देख लेंगे कैसे. तो ये देखो, अगर मैप से आप दिखाना चाहो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है. इधर चाइना है, यहाँ पे नेपाल है ये वाला पोर्शन, और ये तो भारत है ही पूरा. ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप पे थोड़ा शो कर देंगे. नेपाल प्रॉक्सिमिटी विथ इट्स नेबर्स आप दिखा देंगे फिगर करके. अब हम जो नेपाल चाइना का जो क्लोजनेस हुआ है उसको देखते हैं कि कैसे हुआ है. अब ये प्रूफ होता है कि नेपाल चाइना का जो क्लोजनेस है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड बिटवीन देम. देयर इज substantial increase in the trading aspect in both country. China is supplying fuel energy to Nepal, which is actually needed by Nepal. Also, the Communist Party of Nepal more allied towards or aligned towards China कह सकते हैं, because China is also a communist country. तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, इट इज़ मोर अलाइंड टुवर्ड्स चाइना. एंड इंक्रीजिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन नेपाल. बताते हैं कि रेलवे काठमांडू तक बना रहे हैं ये. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है चाइना का इन नेपाल, क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर. तो चाइना को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये देखा जा रहा है. तो ये सारे डायमेंशंस है जिससे हम कह सकते हैं कि नेपाल और चाइना का क्लोजनेस बढ़ा है. जैसे कि इंक्रीजिंग ट्रेड बिटवीन देम, चाइना सप्लाइंग फ्यूल एनर्जी एंड अदर थिंग टू नेपाल. कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है उसका जो है अलाइनमेंट टुवर्ड्स चाइना.
इंक्रीजिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन नेपाल, दीज आर द फैक्टर्स। इसके अलावा BRI का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है चाइना का इन्वेस्टमेंट नेपाल में। सो due to this closeness of Nepal with China, Nepal dependency on India has decreased manifold। पहले क्या था, बहुत सारी चीज़ों के लिए नेपाल जो है इवन इनफैक्ट जो है डिफेंस सिक्योरिटी के लिए भी ये डिपेंडेंट रहता था। ऑल्सो डिटोरिएट इंडियाज रिलेशनशिप विद नेपाल। तो क्या क्या टर्म्स पे डिटोरिएशन के साइन मिल रहे हैं? नेपाल फर्म अपोजिशन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट इन काला पानी रीजन, जो कि कहता है कि हमारा जो है लैंड है काला पानी, लिपू लेक, ये सब। नेपाल मेड न्यू एटलस में उसने क्लेम कर दिया कि काला पानी जो रीजन है इंडिया का वो हमारा है, काला पानी लिपू लेक वाला जो रीजन है। तो ये न्यू एटलस जो है ये हमें जो है काफ़ी धक्का पहुंचा इससे। राइजिंग नेपाल चाइना बायलेटरल ट्रेड ऑन कॉस्ट ऑफ डिक्लाइनिंग इंडिया नेपाल ट्रेड। स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस ऑफ नेपाल विथ चाइना, नेपाल का क्लोजनेस जो है चाइना के साथ काफ़ी हेवी है, हार्मफुल है इंडिया के लिए, स्पेशली फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि चिकन नेक माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है रीजन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर ये तोड़ दिया चिकन नेक को तो हमारा कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से टूट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिकन नेक वाला जो कॉन्सेप्ट है। Sometime Nepal dependency on China starts influencing foreign policy of Nepal, which is not in the favor of India। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। So it's right time that we should solve our boundary and water sharing dispute with Nepal on priority। हमें इंक्रीज करना चाहिए बायलेटरल ट्रेड, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज विथ नेपाल, सो दैट इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज फैक्टर्स कैन बी बेटर टैकल, ठीक है, ताकि चाइनीज फैक्टर का जो इम्पैक्ट है उसको बेटर हम लोग टैकल कर पाए। 10वां नंबर देखेंगे। 10वां नंबर, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इस सवाल है। व्हाट आर द इकोनॉमी का सवाल है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, देख लेंगे भाई। रेवेन्यू सिस्टम उत्तर प्रदेश को क्या क्या मेजर चैलेंजेस है वो देखना है। सो यूपी जो है लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एरिया में तो ये तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे इनफैक्ट आता है एरिया में, बट पॉपुलेशन वाइज ये पहले नंबर पे आता है। सो इन यूपी इज लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट GDP अमंग ऑल स्टेट्स। इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये अच्छी बात है कि मतलब बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट GDP है ऑल स्टेट्स में। इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो विद द चेंजिंग टाइम, कह सकते हैं विद द चेंजिंग टाइम यूपी रेवेन्यू सिस्टम इज फेसिंग सम ऑफ द चैलेंजेस। वो चैलेंजेस अब देख लेंगे। तमाम अच्छी बातें हैं इसमें, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं वो देख लेते हैं। पहला जो चैलेंजेस है, दैट वंस लैंड रेवेन्यू वाज द important source of revenue of the government, but now it become, एक समय था जो लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था गवर्नमेंट के लिए, बट अभी जो है, बट नाउ अभी नॉमिनल हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश को, नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू टू मच। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इशू जो आ रहा है रेवेन्यू सिस्टम में, अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, GST हो गया, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू बट हैव लिटिल स्कोप टू इंक्रीज टैक्स रेट फर्दर। तो वो स्टेबल है या तो फिर मतलब इंक्रीज तो बहुत कम ही हो रहा है। ओनली 3 to 5% जो पॉपुलेशन है दे आर टैक्स फेयर, बट 50 to 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एड्स सब्सिडीज इन यूपी। तो मात्र 3 से 5% लोगों से आप पैसा ले रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं वो लोग, और 50 से 60% लोग स्टेट पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फुलफिलमेंट, एड्स वगैरह लेना है उनको, सब्सिडी लेनी है। तो ये भी एक रेवेन्यू सरप्लस तो नहीं होने देगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है ये। चौथा देखिए, चौथा कहता है कि स्टिल नॉट अप टू द मार्क एफर्ट हैज़ बीन डन टू कंप्यूटराइज एंड डिजिटाइज द यूपी रेवेन्यू सिस्टम। तो ये भी एक कंप्यूटराइजेशन डिजिटाइजेशन एक इशू है यूपी रेवेन्यू सिस्टम में, ये भी एक दिक्कत है। फिफ्थ है, लार्ज पैरेलल इकोनॉमी चलती है, प्रिवेलेंस ऑफ ब्लैक मनी इन द सिस्टम रिमेन अनअकाउंटेड एंड नो टैक्स पेड ऑन देम।
तो पैरेलल इकोनॉमी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। वो ब्लैक मनी से क्रिएट होती है कि भाई लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उस पैसे को का टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो ब्लैक मनी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने इनकम को हाइड कर लिया, आप एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई भी आप सोर्स ऑफ अर्निंग है और आप नहीं बताना चाहते, आपने ब्लैक मनी क्रिएट की, तो वो भी एक दिक्कत सी बात है, पैरेलल इकोनॉमी हो जाती है। सिक्स्थ नंबर देखो, पुअर रिसोर्स बेस पोज लिमिटेशन ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, पुअर रिसोर्स बेस जो है पोज करता है लिमिटेशन ऑन रेवेन्यू कलेक्शन। टू मच हायरार्किकल सेटअप, टू मच हायरार्किकल सेटअप, पेपर वर्क, करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस, ऑलवेज ए मेजर थ्रेट फॉर द सिस्टम। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम थे, बट क्या इसका आगे का रास्ता है? बिल्कुल है, वे फॉरवर्ड है। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रीवाइटलाइज द रेवेन्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, द नीड इज टू रीवाइटलाइज द रेवेन्यू स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग मोर पीपल अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्स पेयर। चाहे वो टैक्स रिफॉर्म लेके आओ, जैसे भी करो, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टैक्स कलेक्शन में लेके आओ, टैक्स नेट में लेके आओ। इंक्रीज लैंड टैक्सेस को बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज पीपल आर स्टिल परचेजिंग hefty land area and they are paying hefty amount also, तो उस केस में लैंड टैक्सेस थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस, कंप्यूटराइजेशन कर दो, है ना, डिजिटाइज करो स्टेट रेवेन्यू सिस्टम को। स्टेट स्टेबिलिटी जो है, स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स स्टेबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबसे बड़ा है। एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिमांड ए रोबस्ट रेवेन्यू सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड जो कि 2006 का था, इट इज़ एन स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेटिक सेटअप पे रोल विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया बताना है आपको। चलिए ठीक है, तो सरदार पटेल साहब का ये कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज आर स्टील फ्रेम फॉर न्यू इंडिया। सिविल सर्विसेज आर स्टील फ्रेम फॉर न्यू इंडिया, ये किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। तो इससे स्टार्ट करने से बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इन ए डेमोक्रेसी द सिविल सर्विसेज प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, किस किस चीज़ में? एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिविल सर्वेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट ऑल्सो। एंड इन टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, दिस इज द की रोल civil servant can play. Okay, now we'll see some of the traits of civil services in India. Traits of civil services in India: available at center and स्टेट लेवल। सिविल सर्विसेज दोनों लेवल पे है, स्टेट की भी सिविल सर्विसेज होती है, सेंटर की भी सिविल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये क्या है? स्टेट लेवल पे भी काम करते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी काम करते हैं। स्टेट लेवल पे आपको हर स्टेट की अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा पुलिस सर्विसेज होती है एंड सो ऑन। बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, कैसे इनका रिक्रूटमेंट होता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के द्वारा किया जाता है, जैसे यूपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी स्टेट की हो गई, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, मान लो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, है ना। ऐसे जो है स्टेट की भी होती है अपनी अपनी। तो इनका जो रिक्रूटमेंट होता है सिविल सर्वेंट का, बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये होता है। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, यूनिफॉर्मिटी होती है क्योंकि सेट रूल्स हैं, सेट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, सेट गाइडलाइंस हैं एंड कोड ऑफ कंडक्ट है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये सब। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू पॉलिसीज एंड प्लान्स, क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो काम करते रहते हैं। दे एक्ट एज ए एजेंट ऑफ सोशल चेंज, बिल्कुल सही बात है भाई, दे एक्ट एज ए एजेंट ऑफ सोशल चेंज, फ्री फ्रॉम लोकल एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट काम कराया जाता है इनसे। दे फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स एंड वर्किंग फॉर मेकिंग वेलफेयर स्टेट, तो बहुत सारा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, राइट फ्रॉम स्टेट सेंटर लेवल पे, दोनों लेवल पे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पॉलिसीज एंड प्लान्स में, एजेंट होते हैं सोशल चेंज के, फ्री होते हैं लोकल एंड रीजनल इन्फ्लुएंस से, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को पूरा करने में
ताकि वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Okay, so in developing countries like India, the civil services officers acts as a tool for social economic change, and they counter the challenges which are present in the form of illiteracy, poverty, casteism, linguism, इन सभी को काउंटर भी करते हैं। इतनी सारी challenges के बाद भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। So in developing countries like India, the civil services officers जो होते हैं, they acts as a tool for social economic change, and they counter the challenges which are present in the form of illiteracy, poverty, casteism, linguism, ये भी linguistism, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई डेडिकेटेड होते हैं, डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, दे वर्क टायरलेसली टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एंड ब्रिंग पेरिटी, पेरिटी लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पेरिटी, इक्विटी एंड देन इक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब होता क्या है कि कई सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं जो कि वीकर सेक्शन के लिए आते हैं, वीकर सेक्शन के लिए आते हैं, वहाँ पे ये बेचारे बहुत अच्छा काम करते हैं ऑन राइट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी, किसको मिलना चाहिए, टू इंश्योर द डिसिमिनेशन ऑफ सर्विसेज बेटर वे, ताकि इनइक्वालिटी ख़त्म हो, ठीक है, इक्विटी आए। नाउ वी विल सी सम ऑफ द रोल्स ऑफ सिविल सर्विसेज। रोल्स क्या क्या हो सकते हैं सिविल सर्विसेज के। ये हेल्पफुल होते हैं इन अचीविंग, सिविल सर्विसेज आर हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, indispensable to the functioning of modern state। सिविल सर्विसेज के बिना मॉडर्न स्टेट नहीं चल सकता है। दे मेंटेन रूल ऑफ लॉ, दे establishes जस्टिस एंड इक्वालिटी, दे हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में दे वर्क वेरी टायरलेसली एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन दे इंश्योर, they are the protectors of democracy, they builds trust between people and the government because they are at the mid level and they ensure that the trust is maintained। Supplements the efforts of NGO, non government organizations and civil societies। they act as a crisis manager, जैसे कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 वाज लाइक ए क्राइसिस मैनेजर। तो ये सब काम जो है करते हैं। सो द Civil services offers a variety of welfare schemes such as providing social security, welfare of weaker and vulnerable sections of society, ओल्ड एज पेंशंस में भी ये इंश्योर करवाते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन भी करते हैं ये। द सिविल सर्विसेज आल्सो परफॉर्म क्वासी जुडिशियल सर्विसेज, क्वासी जुडिशियल सर्विसेज भी करते हैं बाय सेटिंग अप डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूनल्स, वहाँ पे भी ये काम होता है। दस सिविल सर्विसेज कह सकते हैं कि दे आर द मोस्ट यूनिक इन वेल फंक्शनिंग ऑफ आवर कंट्री, चेंजिंग डायनेमिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वर्किंग विथ इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है, इकोनॉमिकल इन द प्राइम एम ऑफ देम एंड फुलफिल द नीड ऑफ वर्कर्स, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देख लेंगे 12 नंबर। ओके 12 नंबर सवाल कहता है कि डिस्क्राइबिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सीवीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनालाइज इट्स लिमिटेशन, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनालाइज इट्स लिमिटेशन। ठीक है, देख लेते हैं। डिस्क्राइबिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनालाइज इट्स लिमिटेशन। तो एक तो आप कॉम्पोजिशन बताएंगे, फिर फंक्शन बताएंगे, फिर लिमिटेशन, तीन एस्पेक्ट में आप इसको तोड़ेंगे और एक इंट्रो भी होना चाहिए, कंक्लूजन भी, ठीक है। सो द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द मेन एजेंसी टू प्रिवेंट करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट की भी विजिलेंस कमीशन होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट में इंश्योर करती है कि करप्शन नहीं हो रहा है। बट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो इट इज़ द मेन एजेंसी टू प्रिवेंट करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। एंड इट इज़ ए प्रीमियर वॉचडॉग। क्या है ये सीवीसी, क्या होता है? इट इज़ ए प्रीमियर वॉचडॉग एजेंसी अगेंस्ट इरेगुलरिटीज एट सेंट्रल लेवल। प्रीमियर वॉचडॉग एजेंसी है ये, ठीक है। ये देखती है, इंश्योर करती है, कीप ए वॉच रखती है कि भाई सेंट्रल लेवल पे इरेगुलरिटीज तो नहीं हो रही। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1964, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका स्टैब्लिशमेंट जो है 1964 में इस बॉडी का हुआ था बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन लाके किया गया था, कोई एक्ट नहीं पास किया गया था ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज रिकॉर्डेड बाय संथा नाम कमिटी, उन्हीं के जो है ये कमेटी बनी थी, संथा नाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-63 पे, और उनके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था संथा नाम कमेटी के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-63 में, ये कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। इन 2003 in 2003 the parliament exacted in 2003 the parliament exacted a law conferring statutory status to the CBC, लॉ ला दिया गया, ठीक है, और स्टैचूटरी इसको स्टेटस दे दिया गया। 1964 में तो ये बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे लाके बना दिया गया था, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लाके, बट 2003 में इसको जो है स्टैचूटरी स्टेटस दे दिया गया, मतलब एक एक्ट पास कर दिया गया। कंपोजिशन क्या है इसका? कंपोजिशन है भाई दे आर अपॉइंटेड, मल्टी नंबर बॉडी है इसमें, ठीक है। और इसके जो लोग इसके जो बंदे होते हैं सीबीसी जो वगैरह होते हैं, देख लो यहाँ पे, इट हैज़ ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंट कमिश्नर, मतलब एक सीबीसी होंगे और जो 2 बाकी होंगे विजिलेंस कमिश्नर होंगे, तो टोटल 3 मेंबर की बॉडी होती है, मल्टी नंबर बॉडी बोल दिया। और ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। दे आर अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा उसमें होते हैं होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो 3 लोगों की एक मेंबर कमेटी बनती है जिसमें पीएम हेड होते हैं, होम मिनिस्टर भी रहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, उनके रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंटमेंट इन लोगों का होता है। और ये जो मेंबर आते हैं, एक सीबीसी और 2 जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टेन्योर ऑफ 4 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल याद कर लो, 4 ईयर के लिए आते हैं, और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65, या तो 4 साल काम करेंगे या फिर 65 तक एज विच एवर इज अर्लियर, तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, 4 या फिर 65। नेक्स्ट देखिए कहता है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक बार जो काम कर लिया है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में नहीं एम्प्लॉय किए जा सकते, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय करे जाएंगे तो हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में ये आ जाए, कि भाई डर लगेगा इनको काम करने से, कि भाई मान लो हमने इसके अगेंस्ट में जो कुछ कर दिया तो फिर आगे का हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको जो है डिसकंटिन्यू किया गया कि भाई आप एक बार सीबीसी बन गए, वीसी बन गए, तो आप फिर फर्दर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाएंगे। दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और इसके लिए एक इंक्वायरी की करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी पे हटाया जा सकते हैं, और ये इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट की होती है। अब देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होता है सीबीसी का। फंक्शंस में सबसे पहले फंक्शन देखेंगे टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड अंडर द विसिल ब्लोअर एक्ट। विसिल ब्लोअर एक्ट में करप्शन के लिए विसिल ब्लोअर जो होता है बिना आइडेंटिटी को बता सकता है कि भाई ये करप्शन हुआ है, तो वैसी कुछ कंप्लेन आई तो ये लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे एंड उसको इंक्वायरी, रजिस्टर तो होता है विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत, उसको इंक्वायरी करते हैं एंड टू टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटेड टू द प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सीबीसी की फंक्शनिंग के बारे में जो रिपोर्ट बनता है उसमें एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और वही रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में रखते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसल्ट सीबीसी इन मेकिंग रूल्स एंड गवर्निंग विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर रिलेटेड टू सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई रूल बनाती है किस चीज़ के लिए, तो सेंट्रल सर्विसेज या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज से, तो उसमें जिसमें विजिलेंस या डिसिप्लिनरी मैटर रखा जाए तो वो कंसल्ट करती है सीबीसी से। स्पेसिफाइड एज अथॉरिटी डीलिंग विद द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है तो सीबीसी को मैटर जाता है, तो सीबीसी इज ए स्पेसिफाइड एज ए अथॉरिटी, ठीक है, डीलिंग विद द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा इंक्वायरी कर सकता है सीबीसी इनटू द केसेस ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर द करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1988 का है, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 का है, ठीक है। इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी कर सकती है सीबीसी, इंक्वायर्स इनटू केसेस ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द करप्शन प्रिवेंशन एक्ट। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप के जो होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स जो होते हैं, अथॉरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी इनके अंडर आते हैं, उनको जांच कर सकते हैं। टू गिव डायरेक्शन टू सीबीआई, सीबीसी क्या करता है, डायरेक्शन देता है सीबीआई को
रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 के तहत डायरेक्शन देता है ये, ठीक है, डायरेक्शन देता है। तो ये सब इसके फंक्शन होगा, सीबीआई को भी डायरेक्शन देता है। अब देख लेंगे कि लिमिटेशन क्या क्या है सीबीसी के लिमिटेशन क्या क्या है। पहला लिमिटेशन है, ऑल्दो इट इज ए रिलेटिवली इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग द रिसोर्सेज नॉर द पावर टू टेक एक्शन ऑन कंप्लेंट्स ऑफ द करप्शन। ये क्या है, सिर्फ रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंडेशन करता है, एक्शन लेना जो है वो इसका काम नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशन करता है। सीबीसी इज द ओनली एडवाइजरी बॉडी, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंटर एंड फ्री टू ईदर एक्सेप्ट, और डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर वो फ्री रहता है कि वो जो है इसके एडवाइस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे करप्शन केसेस में। तो मतलब ये एडवाइस कर देगा कि भाई ठीक है करप्शन हुआ है, इस पर एक्शन लो, बट वो एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर कोई मतलब ही नहीं सीबीसी का। तो पावर जो है उतना ज़्यादा नहीं है इसके पास, बस रिकमेंडरी पावर है। इट डज नॉट हैव पावर्स टू रजिस्टर क्रिमिनल केसेस, ठीक है। इट डील्स ओनली विद द विजिलेंस और डिसिप्लिनरी फंक्शन, बट ये जो है क्रिमिनल केसेस को नहीं देखता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीसी आर इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसमें, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो कह सकते हैं कि फिर अपॉइंटमेंट तो इनका गवर्नमेंट के हाथ में ही है। इट हैज़ डाइल्यूटेड द पावर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी भी तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं सीबीसी जो है यूपीएससी के पावर को डाइल्यूट कर रहा है क्या, बिल्कुल। इन ऑर्डर टू अचीव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पावर वी नीड टू गिव मोर टूथ एंड नेल्स टू अचीव करप्शन फ्री इंडिया। तो इसको थोड़ा सा और पावरफुल बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है, एम्पावर्स रूरल पुअर टू एलिविएट पॉवर्टी, कमेंट ऑन इट। अब देखो ये क्वेश्चन उस समय तक तो ठीक था, लेकिन अभी जो है ना ये जो है अभी इसके जगह विकसित भारत ग्रामीण रूरल रोजगार एंड आजीविका गारंटी एक्ट आ गया है, ठीक है, जी राम जी करके आ गया है, ठीक है, ग्रामीण। तो ये जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो है ग्रामीण, ये नया एक्ट आ गया जो कि मनरेगा को रिप्लेस कर चुका है। बट ठीक है, मनरेगा पे क्वेश्चन आता रहेगा, तो देख लेते हैं कि मनरेगा कैसे एलिविएट करता है पॉवर्टी को। तो मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये वर्ल्ड की है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है ये, ठीक है, ठीक है। ये रूरल इंडिया के लिए था, केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2 फरवरी 2006 को एग्जिस्टेंस में आ गया था ये अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। द स्कीम हैज बिन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, कब दे दिया गया था स्टैट्यूटरी स्टेटस, तो एक्ट ला के पास करके 23 अगस्त 2005 को दे दिया गया था। द प्रोग्राम इज टू ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। द प्रोग्राम इज टू ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कैसे भाई, जिसको काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी था, अगर बेरोजगारी है किसी को और वो बोला कि मुझे रोजगार चाहिए, तो अगर मनरेगा के तहत उसे नहीं काम दिया गया तो 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं मिला ना तो पैसा देना पड़ता है मनरेगा के तहत, ठीक है। तो ये दिस प्रोग्राम इज टू ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। द स्कीम इज अ डिमांड ड्रिवन है ये वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना डिमांड है उतना काम दिया जाएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम विच फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बट अभी वीवी जो गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो है इसमें डिमांड बेस्ड नहीं है, ये सप्लाई ड्रिवन हो गया है, अब सप्लाई ड्रिवन हो गया है, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज लाया जा रहा है। सो मनरेगा जो है, मनरेगा रोल देख लो पॉवर्टी को ख़त्म करने में, एलिविएशन में,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर वेज इसमें है भाई, ठीक है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। आप मनरेगा के रोल में रोस्टर में आइए, आप सीधा काम कीजिए और सीधा आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वर्कर टू गेट जॉब विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेंज, अगर आप जॉब मांग रहे हो तो आपके 5 किलोमीटर के अंदर के रेंज में आपको जॉब दे दिया जाएगा सरकारी तौर पे, ठीक है, मनरेगा के तहत। अगर आपने मान लीजिए कि काम के लिए दायर किया और आपको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो आप कॉम्पनसेशन भी मिलता था उसमें। सो कॉम्पनसेशन इज गिवन इन केस पर्सन डिड नॉट गेट वर्क आफ्टर 15 days ऑफ एप्लीकेशन। एंड मनरेगा इज ऑल अबाउट गिविंग 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, आपको साल के 365 दिन में आपको 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि विकसित भारत जी राम जी करके जो आया है अभी, इसमें 100 से बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है, लेकिन ये डिमांड ड्रिवन नहीं है, ये सप्लाई ड्रिवन रहेगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज ये है कि पहले जो 90-10 का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि 90% ऑफ द कॉस्ट जो है वो सेंटर बियर करती थी और 10% जो है स्टेट, अब ये 60-40 कर दिया गया, तो एडिशनल बर्डन जो है स्टेट के ऊपर दिया गया अभी, ठीक है। To provide 100-day guarantee wage employment in a financial year to adult member of volunteers for unskilled manual work, every adult member of a household in the rural area get a job card eligible for job under the scheme, ठीक है। इट इंश्योर्स मनी मोबिलाइजेशन इन द रूरल एरिया, बहुत अच्छी बात है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था और पैसा जो है रूरल एरिया में फ्लो हो रहा था, इससे कंजम्पशन बढ़ता और रूरल रूरल इकोनॉमी जो है प्रॉस्पर कर रही थी। नेक्स्ट था, इट इज़ द सोर्स ऑफ डेली लिवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ द पीपल, तो बहुत अच्छा जो था ये पोवर्टी एलिवेशन के लिए था ये प्रोग्राम। The Manrega, the Manrega scheme is quite successful, and it is evident with the fact that the scheme get a large chunk of budgetary allocation every year. Role of PRI, पंचायती राज institutions का जो role था, they are also been mentioned in the act. The women also gets job under the scheme, thereby empowering women also financially, ठीक है। तो वुमेन तो बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रही थी, बट डिस्पाइट बहुत सारा जो इसमें फ़ायदा है, कुछ इसमें नुकसान वो था, प्रॉब्लम थे, खैर वो इसमें नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कैसे ये एलिविएट कर रहा था रूरल पॉवर्टी को। सो द स्कीम हैज़ हेल्प्ड इन एलिविएटिंग रूरल पॉवर्टी एंड दिस कैन बी नोन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कैसे फॉलोइंग पॉइंट्स में जानेंगे, देख लो। द एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड बेस लिवलीहुड, 100 दिन का तो आपको काम मिल ही रहा था ना, तो आपको 100 दिन का काम मिल रहा है तो आपको पैसा मिल रहा है 100 दिन का, 100 दिन में आप का लिवलीहुड का जो है खर्चा वो बियर हो जा रहा है। द वर्कर्स गेट डेली पेमेंट देयर बाई फुलफिल देयर डेली नीड्स, ऐसा नहीं कि मंथली दिया जाएगा, क्वार्टरली दिया जाएगा, ऐसा नहीं, एवरी डे आप आज काम किए आज ही आपके अकाउंट में डीबीटी के तहत पैसा। वेरियस वर्क्स इन लोकेलिटी, various works in locality region is available to the workers like pond digging, किस तरीके का नेचर ऑफ वर्क समझ लो, तो लोकेलिटी रीजन में जो भी काम होता था, जैसे पॉन्ड डिगिंग हो गया, रोड डिगिंग, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया, क्लीनिनेस हो गया, कैंपेन, इन सब में काम मिलता था। द वेजेस वेयर इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स, वुमेन वेयर प्रिफर्ड फॉर जॉब्स, दस इंक्रीज देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, वुमेन को भी empowerment मिला। from wages the people often saves few money in their जनधन अकाउंट, डीबीटी के तहत जो पैसा जा रहा था जनधन अकाउंट में, thereby they also get benefited of health and accident insurance, क्योंकि अगर जनधन अकाउंट है तो आपको जो है डेफिनेटली आपको जो है उसमें हेल्थ केयर का कवरेज है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। दस कह सकते हैं हम, दस वी कैन से दैट मनरेगा जो है, मनरेगा जो प्रोग्राम है, मनरेगा प्रोग्राम जो है certainly it is one of the best program, it is one of the watershed to change the image of rural India and to help millions to get out of the extreme poverty, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी, एलुसिडेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए बहुत सारे जो जैसे आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, आइवर जेनिंग्स जो कि एक
कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट किया इन्होंने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म कहा इन्होंने, क्योंकि हमारा फेडरल इन नेचर है बट यूनिटरी इन एसेंस है। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी। इलुसिडेट करना है, कैसे करना है, तो हम फेडरल फीचर को भी दिखाएंगे और यूनिटरी जहाँ जहाँ पे बायसनेस है हमारा, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, देन फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑफ स्टेट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस लाइक आर्टिकल 356, ये सब चीज़ें तो है ही। सो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीक्ड टू फ्रेम ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Our constitutional makers clearly stated what they have framed is a federal constitution. But interestingly, वर्ड जो फेडरल है वो कहीं मेंशन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 जो कि बताता है, पार्ट 1 का आर्टिकल 1 कि दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, सो फेडरल तो कहीं मेंशन ही नहीं है। इंस्टीड वर्ड यूनियन जो है, इट हैज बीन गिवन प्रीफरेंस ओवर द फेडरल वर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मेनी टिपिकल फेडरल फीचर्स आर एब्सेंट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सारे फेडरल फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली मिसिंग है, एंड एट द सेम टाइम मेनी यूनिटरी फीचर्स आर प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल जो है बट सोल इसका जो है, स्ट्रक्चर फेडरल है बट सोल इसका यूनिटरी है। खैर और आगे देखेंगे। मेनी पॉलिटिकल स्कॉलर्स ओपाइंड होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ओपाइंड डिफरेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जिसे क्वासी जुडिशियल फेडरलिज्म कह सकते हैं, क्वासी फेडरलिज्म कह सकते हैं, क्वासी फेडरल स्टेट कह सकते हैं इंडिया को। ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा? मॉरिस जोन्स ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। केसी वेरे ने क्या कहा? केसी वेरे ने कहा था क्वासी फेडरल। आइवर जेनिंग ने कहा था फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। ये कोटेशन जो है, ये कोट जो है, स्टेटमेंट जो है कह सकते हैं, तो इनका ओपिनियन जरूर याद रखेंगे, लिखने में थोड़ा मार्क्स इंक्रीज होता है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। मॉरिस जोन्स ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, और केसी वेरे ने कहा कि क्वासी फेडरल है। Amid all the above mentioned views, the features which are necessary to call a federal constitution are very much present in our constitution, such as क्या क्या जो चीज़ है जो फेडरल हमें बनाती है, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है। ठीक है, कि लेजिस्लेचर का पावर क्या होगा, जुडिशरी अलग है, एक्सिक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन, मतलब आंसरेबल टू लेजिस्लेचर है, बट जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट है एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के। तो कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर है। और डिवीजन ऑफ पावर में भी एक और चीज़ बता दूं, डिवीजन ऑफ पावर में यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट है एक, और एक स्टेट लिस्ट है, जो कि अलग अलग, दोनों को अलग अलग पावर देती है। स्टेट की अलग पावर है और सेंटर की अलग जो है उसमें लिस्ट है, उसमें वो लेजिस्लेट कर सकती है। तो डिवीजन ऑफ पावर है। डुअल पॉलिटी है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नेंस अलग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया और स्टेट का जो है गवर्नेंस अलग में मेंशन किया गया है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, या फ्लेक्सिबल रिजिडिटी का मिक्सचर कह सकते हैं। है भाई, इतना आसान नहीं है, खासकर बेसिक फीचर जो है उसको अमेंड करना। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केशवानंद भारती केस में निकल के आया था। इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब फेडरल फीचर है। ठीक है, कुछ यूनिटरी फीचर भी है, वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि हियर नो डाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल, बट टू सूट आवर रिक्वायरमेंट वी अडॉप्टेड यूनिक टाइप ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल विथ मच पावरफुल सेंटर इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। तो कैसे देख लो, यूनिटरी फीचर भी जान लेते हैं। यूनिटरी फीचर क्या क्या है? सिंगल
यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है भाई, ठीक है, सिंगल है। जैसे कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है कि फेडरल जुडिशियल, फेडरल कोर्ट अलग है, उसके अपने पावर है, उसका कोई कुछ नहीं चलता, स्टेट के जो कोर्ट है वहाँ पे स्टेट की कोर्ट के अलग पावर है। बट यहाँ पे हाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो है रेगुलेट करती है, वो टॉप पे बैठी है, ठीक है। सो सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सेंटर और स्टेट के लिए, इवन सिंगल सिटीजनशिप है, बट जबकि अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर है, हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम फेडरल एंगल, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी आएगा। स्टेट्स कैन नॉट सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द यूनियन बिकॉज ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। स्टेट्स कभी भी एक्सीड सक्सीड नहीं कर सकते हैं यूनियन से, सेपरेट नहीं हो सकते भाई। बट जो है अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिकन जो स्टेट्स हैं वो कोऑपरेशन पे आए हैं, एग्रीमेंट पे आए हैं, हमारे यहाँ एग्रीमेंट नहीं है भाई ऐसा कोई। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स इन रिप्रेजेंटेशन टू राज्यसभा, ठीक है। सिंगल इलेक्शन कमीशन है जो कि लोकसभा का भी इलेक्शन करवाता है, राज्यसभा का भी इलेक्शन करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी करवाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी करवाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनका अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा। बट ये काम कहाँ पे करते हैं, यूपीएससी अपॉइंट करती है इनको, सेलेक्ट करती है, बट ये काम करते हैं स्टेट्स में, बट इन पे एक्शन जो है डिसिप्लिनरी एक्शन स्टेट नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस है, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 356। रेसिड्यूअरी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में दिया गया है। 3 लिस्ट के अलावा जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके अलावा कोई मैटर आता है, वो कोई रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट है, तो उस पर स्टेट नहीं लेजिस्लेट करेगा, कौन करेगा, तो सेंटर करेगा। प्रेजेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये सब जो है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं। In this regard, B.R. Ambedkar observed, yet the constitution avoids the right mold of federalism. Still, the basic principle of federalism are very much followed. ठीक है, इन दिस रिगार्ड बी आर अम्बेडकर का जो ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। सो इन दिस रिगार्ड बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड, येट द कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड्स द राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, स्टिल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म आर वेरी मच फॉलोड। सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि डिस्कस द मेन मेथड्स बाय विच द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कहने का मतलब है कि डिस्कस द मेन मेथड बाय विच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट की जब बात की जा रही है तो पार्लियामेंट में मतलब हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि पीएम हेडेड बाय काउंसिल, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ठीक है, उनको कैसे लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है। सो वी एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक पॉलिटी, बिल्कुल सही बात है, हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटी एडॉप्ट की है, इन विच लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर ऑर्गन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स या फिर ऑर्गन्स कहे जाते हैं। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो होती है मीडिया। खैर हम उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। सो वी adopted democratic polity in which legislature, that is parliament, executive, judiciary are organs of Indian democratic setup, बिल्कुल सही बात है भाई। अब आ जाएंगे कि बात कैसे कंट्रोल कर की जाती है। although there is a separation of power, कि भाई legislature का ये पावर है, executive का ये पावर है, among different organs, still they make check and balances on one another to keep balance and prevent dispute। वो check and balance कैसे की जाती है वो देख लेंगे। So parliament through various methods has control over executive। वो method क्या है? Number 1, the member of executives are part of council of ministers, while which ultimately responsible to the lower house of parliament, that is lok sabha। लोक सभा को अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल, प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो कि हेड होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करते हैं, दे ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एक्सिक्यूटिव्स आर
इन पावर सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द मेजोरिटी इन लोकसभा। अगर मेजोरिटी गई तो खत्म खेल है भाई, सरकार गिर जाती है। सो एग्जीक्यूटिव आर इन पावर सो लॉन्ग एज दे एंजॉय मेजोरिटी इन द लोकसभा। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ठीक है, और वो पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। इफ देर इज नो कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, द लोकसभा मेंबर कैन ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव्स एंड उनको गिराया जा सकता है, ठीक है। इफ देर इज नो कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, द लोकसभा मेंबर कैन ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। Parliament often delegates various powers to executive, but on other side also set up kind of accountability on executives, ठीक है। ठीक है, वो जो कंट्रोल है पार्लियामेंट कैसे, इन पार्लियामेंट सिटिंग पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव इन द फॉलोइंग वे, वो देख लो कैसे अकाउंटेबिलिटी लाई जाती है। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर जो है इसमें ये पहला घंटा होता है। क्वेश्चन आवर जो होता है पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है। इट इज मेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और टू वेंटिलेट एग्रीवांस। इसमें क्या है, लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस टू द एक्सिक्यूटिव पर्सन। किसी मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक तरीका होता है ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड ऑफ कोर्स आल्सो टू वेंटिलेट एग्रीवांस। सेकेंड जो है सेंसरिंग मोशन लाया जाता है। सेंसरिंग मोशन क्या होता है, इट इज मूव्ड अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। या तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जा सकता है या फिर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के, that express disapproval against his policy or deeds, ठीक है। अगर ये सेंसरिंग मोशन लाया गया, इसका मतलब ये है कि भाई डिसअप्रूवल है, उसने जो भी एक्ट किया है, जो भी उसकी पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट में, उसके कामों के अगेंस्ट में डिसअप्रूवल दिखाने का एक तरीका है सेंसरिंग मोशन लाना। इसके अलावा होता है, अब सेंसरिंग मोशन कई तरीके के हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉनिटरी कंट्रोल। ड्यूरिंग बजट सेशन कट मोशन लाया जाता है। कट मोशन कैन बी मूव्ड। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इंश्योर्स दैट द पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट डिसीजन। तो एक तो कट मोशन ला के उस अमाउंट को रिड्यूस करके दिखाया जाता है कि भाई हमें जो है, हमें ये आपकी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, तो कट मोशन लाया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट जो है, पीएससी जिसको बोलते हैं, पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी जो है इंश्योर करती है कि भाई जो पैसा खर्च होता है, हो रहा है, ठीक है, वो क्या सही जगह खर्च हो रहा है। वेरियस अदर मेजर्स भी है, जैसे कि रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, अंडर आर्टिकल 48 अपॉइंट किए जाते हैं। अपना रिपोर्ट जो है, ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स माने जाते हैं, तो ये रिपोर्ट रखते हैं अपना, उसको भी जो है देखा जाता है, पार्लियामेंट में जांचा जाता है। विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल द गवर्नमेंट कैनॉट विदड्रॉ एनी फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स। इसके लिए वोटिंग जरूरी होता है, तो ये भी एक कंट्रोल का मेजर है। वेरियस कमिटीज बनाई गई है, लाइक डीआरएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, एंड ये सब जो है चेक्स एंड बैलेंस करती है गवर्नमेंट के ऊपर, उनके इकोनॉमिक जो उनका आर्बिट्रेरी एक्शन हो सकता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। सो पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स through debates and discussions on the floor. For healthy functioning of Indian parliamentary system, it is necessary that Indian political system, it is necessary that parliament has an effective oversight over the executive, और वो उसके provisions दिए भी गए हैं। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल कहता है कि एनालाइज द प्रॉब्लम्स दैट हैव रिस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ पीएरआई इन इंडिया, ठीक है। एनालाइज द प्रॉब्लम्स दैट हैव रिस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हाउ फार हैज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट बिन सक्सेसफुल इन काउंटरिंग दीज प्रॉब्लम्स। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, ये 1992 में आया था, और इसी के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया था किसको,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। 3 लेयर की जो है गवर्नेंस लाई गई, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ठीक है। सो बट हमें क्या बताना है, हमें प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है और बताना है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं ये प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने में। सो द टर्म सो द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। द टर्म पंचायती राज इन इंडिया signifies the system of rural local self-government or governance at grassroots level. It has been established in all states of India by the acts of state legislatures to build democracy at the grassroots level. तो मतलब सभी स्टेट में लागू कर दिया गया। इन द ईयर 1992 इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिस्ट्री थोड़ा देख लो, बैकग्राउंड जानना जरूरी है, हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो सबसे पहली हिस्ट्री तो ये कि वे बैक चोला किंगडम ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था जो कि वर्ल्ड में फेमस हो गया था, चलो ठीक है। फिर लॉर्ड रिपन आया, रिजोल्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आया, ये 1880 के आसपास में, 1880s में ये हुआ था, ठीक है। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है पीआरआई का। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 40 है, जो कि गांधीयन फिलोसफी पे बिलोंग डिपेंड करता है, इट एडवोकेट्स टू क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गांधीयन फिलोसफी पे डिपेंड करता है। आर्टिकल 40 एडवोकेट्स टू क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा वेरियस कमिटीज लाइक बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी 1977 की, जीवीके राव, उसके बाद फिर एलएम सिंघवी etc. played crucial role in evolution of it. Finally, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ गांधी जी। वी गॉट पार्ट 9 द पंचायत विथ शेड्यूल्ड 29 सब्जेक्ट्स, इसमें मेंशन किया गया पंचायत में, ठीक है। एंड जो कि 243 से लेकर 243 ओ तक में मेंशन किया गया है आर्टिकल में, ठीक है, 243 ओ तक। तो ये सारी बातें हुई, ठीक है। पार्ट 9 ऐड हुआ पंचायत करके, शेड्यूल 11 शेड्यूल आया 29 सब्जेक्ट के साथ, इसके अलावा आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। फिर इसका एक्सटेंशन भी किया गया शेड्यूल्ड एरियाज में, पेशा ला के, पेशा इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में लाके इसको जो है शेड्यूल 5 के स्टेट्स तक पहुंचाया गया, जो कि ट्राइबल एरिया वगैरह से रिलेटेड था, वहाँ तक पहुंचा दिया गया, ठीक है। वहाँ भी अब ये लागू हो चुका है। लेकिन हम डिस्कस करना है हमें कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है बिफोर इट्स सक्सेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है। तो सबसे पहला तो लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन, यानी कि पैसा जो है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज की कमी है, 3F की शॉर्टेज है। लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन, सो मेनी स्टेट्स हैव नॉट टेकन एडिक्वेट स्टेप्स टू डिवॉल्व 3Fs, दैट इज फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज टू पीआरआईज टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। अगर मान लो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको उसके पास पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, उसको फंक्शन ही आपने नहीं दिया कि क्या काम करना है, क्योंकि ये स्टेट ही डिसाइड करेगी क्या फंक्शन होगी उनकी, और उनको फंक्शनरीज भी नहीं दिए जो काम करने वाले लोग हैं, तो दिक्कत तो आएगी। तो बहुत सारे स्टेट ने ऐसा नहीं किया। मेनी स्टेट्स हैव नॉट टेकन एडिक्वेट स्टेप्स टू डिवॉल्व 3Fs, दैट इज फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज टू पीआरआईज टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। इसके अलावा द पीआरआईज लैक्स द रिसोर्सेज टू मैच द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू देम। भाई आपने कई जगह पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन रिसोर्सेज नहीं दिए, तो वो भी दिक्कत है। एक्सेसिव कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का, excessive control by bureaucracy is one of the again reason why they are not growing. This is not being successful in the regions. So in some states panchayats have been placed in the subordination. Sarpanch have to spend its maximum time in visiting block offices कि भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो करता रहता है। सो एक्सेसिव कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का। टायर्ड नेचर ऑफ फंड्स है, टायर्ड ऑफ नेचर ऑफ फंड्स मतलब वन फिट फॉर ऑल मेक्स द फंड यूटिलाइज्ड, ठीक है। फर्दर ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग। मनी एंड मसल पावर है, स्टिल अलाइव है भाई। इसमें जो इलेक्शन होते हैं वो लोग पैसे से
जीतते हैं, वोट खरीद लेते हैं या फिर पावरफुल लोग होते हैं। वुमेन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड स्टिल प्लेस्ड इन द ग्लास सील्ड, जो पंचायत पति सिंड्रोम है, ड्यू टू पुअर सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। इनके मर्द काम करते हैं, ये पीछे रहती हैं। गवर्नमेंट वाज लैकिंग कंसेंसस एंड टुक 42 इयर्स टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत। तो ये भी एक दिक्कत की बात है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया था भाई, जल्दी दे देते। खैर, 73rd अमेंडमेंट जो था, इट प्रोवाइडेड ऑटोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्टिल लैक ऑफ प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स and half-hearted efforts to make PRIs more robust, making them slightly ineffective. We need to give flexibility and more autonomy to these institutions to realize the dream of our forefather nation of father of nation M.K. गांधी। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखेंगे। चलिए तो हम अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर कहता है कि एग्जामिन द रोल ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको, इन इंडिया एज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। ठीक बात है, इनके बारे में देखें कैसे क्या रोल प्ले करते हैं CAG, क्योंकि जो कि इम्पोर्टेंट है और इनको माना जाता है कि कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज द हेड ऑफ इंडियन अकाउंट ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। यही हेड होते हैं सारा का सारा ऑडिट का काम, अकाउंटिंग का ऑडिट वगैरह यही करते हैं। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी करते हैं, PSUs का भी करते हैं। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री एट बोथ लेवल, दैट इज सेंटर एंड स्टेट, दोनों लेवल पे ये करते हैं ऑडिटिंग का काम। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ country at both level, center and state. His duty is to uphold the constitution of India। ठीक है, इनकी ड्यूटी क्या है भैया? हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द CAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। 6 साल के लिए करते हैं, मैक्सिमम 65 विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो मैक्सिमम एज इनका 65 हो जाए या फिर मैक्सिमम 6 साल तक कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए वो है ही 63 साल के, तो 6 साल नहीं काम करेंगे, मात्र 2 साल और काम करेंगे और रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर की बात हुई है। तो 65 जल्दी पूरा हो जाएगा तो जल्दी रिटायर करेंगे 2 साल में ही। ठीक है, so he is appointed by president for a period of 6 years or 65 years of the age, whichever is earlier. Parliament of India enacted CAG's, Controller and Auditor General's duties, power and condition of services act 1971 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था। इनको पावर देता है, इनकी ड्यूटीज बताता है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड CAG's ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। अब देख लेते हैं ड्यूटीज एंड पावर्स क्या क्या है, CAG क्या। तो CAG की ड्यूटीज एंड पावर देखेंगे तो इनका पहला ड्यूटी है, ही ascertains the certifies he ascertain and certifies the net proceeds of any tax or duty। जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स एंड ड्यूटी, उसका जो है नेट प्रोसीड जो है ये एसर्टेन करते हैं, उसको सर्टिफाई करते हैं कि भाई ठीक है, इतना पैसा आया था, इतना पैसा है, ठीक बात है। इनका मेन काम जो है दैट इज ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इज मेन जॉब इज ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जितना भी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से किसी से होता है, उसको ऑडिट करते हैं। He also audits the contingency fund of central and state। तो दोनों फंड हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और इसके अलावा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। ही एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इतना लिख दोगे ना तो मजा ही आ जाता है। ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, ऑडिट किया इन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑडिट किया कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, सेंट्रल इंडिया। he acts as a guide, friend, philosopher of the public accounts committee of parliament। he ensures money mobilization in rural area। ठीक है, he submits report of center to president and that of the state to governor।
he advises the president with regard to prescription of form in which accounts of center and state shall be kept। ठीक है, ये एडवाइस करते हैं कि किस फॉर्म में जो है सेंटर और स्टेट का अकाउंट रखना चाहिए, ये भी एडवाइस करते हैं। तो मोटा मोटी इनकी 7 फंक्शन हमने देख ली। ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑडिटिंग ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ सेंटर एंड स्टेट, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, ये हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि पार्लियामेंट की है। ये इंश्योर करते हैं कि जो मोबिलाइजेशन ऑफ मनी है रूरल एरिया में गया कि नहीं। रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सेंटर का जो है प्रेसिडेंट को दे देते हैं, स्टेट वाला गवर्नर को दे देते हैं। एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि किस फॉर्म में सेंटर और स्टेट का जो है अकाउंट रखना चाहिए, और ये सर्टेन करते हैं कि भाई कितना टैक्स जो है कलेक्ट किया गया वो सही मैच कर रहा है कि नहीं। रोल ऑफ सीएजी, हमने फंक्शन देख लिया, रोल देख लेते हैं आप। रोल जो है इनका, रोल ऑफ सीएजी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ये करते हैं। ठीक है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, एंड एक्सिक्यूटिव्स फाइनेंशियल executes financial accountability is secured through the audit report of CAG। तो audit report करते हैं। CAG is only responsible to parliament for all his act, not to the state legislative assembly। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, तो CAG has more freedom with regard to audit of expenditure than with regard to audit of receipt, stores and stocks। तो एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा इनका जो है फ्रीडम है, उसको ज़्यादातर ऑडिट करते हैं। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, स्टोर्स एंड स्टॉक्स पे थोड़ा लिमिटेशन है इनका। CAG कैन लुक इनटू द विजडम, फेथफुलनेस ऑफ एंड इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कमेंट ऑन द वेस्टफुलनेस एंड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर। डेफिनेटली करते हैं भाई, जो बेकार के खर्चे हैं उन पे कमेंट करते हैं। एंड ही लुक इनटू द विजडम, faithfulness and economy of government expenditure and comment on the wastefulness, extravagance of such expenditure। The secret service expenditure is limitation on the auditing role of CAG। कई बार जो है सीक्रेट सर्विसेज को ये ऑडिट नहीं कर पाते, तो एक लिमिटेशन है इनके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइजेस CAG टू बी कंट्रोलर as well as auditor general, however in practice CAG is fulfilling the role of auditor only, auditor general only। कंट्रोलर तो ये है ही नहीं, कंट्रोलर का तो काम ही नहीं कर रहा है। the role of CAG in auditing of the government companies is also limited। गवर्नमेंट की PSUs में लिमिटेड रोल है इनका। thus the role of CAG in a democracy is very important। he is an agent of parliament to exist financial control over government। ओके, 18 नंबर देख लेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, आर्कटिक काउंसिल के, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आर्कटिक काउंसिल। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। सो द आर्कटिक काउंसिल इज द लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये भाई। आर्कटिक काउंसिल क्या है? इट इज अ लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रोमोटिंग कोऑपरेशन। क्या प्रमोट करती है? कोऑपरेशन प्रमोट कर रही है, कोऑर्डिनेशन प्रमोट करती है, एंड इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन अमंग द आर्कटिक स्टेट्स। आर्कटिक स्टेट्स में जैसे आप आर्कटिक के आसपास के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, तमाम ऐसे। सो आर्कटिक इंडिजिनस पीपल्स एंड अदर आर्कटिक इनहेबिटेंट्स को भी ये कंट्रोल करता है ऑन कॉमन आर्कटिक इशूज इन पार्टिकुलर, और ऑन इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द आर्कटिक। ठीक है, तो आर्कटिक काउंसिल इज अ लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये, प्रोमोटिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग आर्कटिक स्टेट्स, आर्कटिक इंडिजिनस पीपल्स एंड अदर आर्कटिक इनहेबिटेंट्स ऑन कॉमन आर्कटिक इशूज, in particular on issues of sustainable development and environmental protection in the Arctic region। जो ओटावा डिक्लेरेशन है, द ओटावा डिक्लेरेशन डिफाइंस दीज स्टेट्स एज द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल फॉर्म्ड इन द ईयर 1996। ठीक है, जो ओटावा डिक्लेरेशन है, ओटावा डिक्लेरेशन क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस दीज स्टेट्स एज द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल फॉर्म्ड इन द ईयर 1996। ठीक है,
ओटावा डिक्लेरेशन के तहत ही ये स्टेट्स को बताया गया था कि कौन कौन से स्टेट होंगे आर्कटिक काउंसिल में रहेंगे, और ये फॉर्म हुआ था आर्कटिक काउंसिल 1996 में। टोटल 8 स्टेट्स हैं इसमें। द 8 स्टेट्स हैव टेरिटरीज विद इन द आर्कटिक एंड दस कैरी द रोल ऑफ स्टीवार्ड ऑफ द रीजन। ठीक है। देयर नेशनल जुरिडिक्शन एंड इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स द लैंड सराउंडिंग द आर्कटिक ओशन एंड इट्स वाटर। ठीक बात है भाई। The north regions of Arctic states. The north regions of Arctic states are home to more than 4 million people. ठीक है, जो नॉर्थ रीजन है आर्कटिक स्टेट का वो होम है 4 मिलियन पीपल का। नॉर्थ रीजन ऑफ आर्कटिक स्टेट हुज हेल्थ एंड वेलबींग इज ऑन द टॉप ऑफ द आर्कटिक काउंसिल एजेंडा। 40 लाख लोगों का जो ये हेल्थ वो है। ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखेंगे मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल, ये जो 8 स्टेट मैंने बताए थे वो देख लो। तो इसमें रशियन फेडरेशन है भाई, डेनमार्क है, कनाडा है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन कंट्रियाँ हैं, ये स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट भी इसका मेंबर है। ठीक है। मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल कौन कौन से हैं? रसिया है, यूनाइटेड स्टेट है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, कनाडा है, फिनलैंड है। ठीक है। 8 इसके मेंबर हो गए, रशियन फेडरेशन, डेनमार्क, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट। स्ट्रक्चर कैसा आर्कटिक का काउंसिल का? टोटल 8 इसमें आर्कटिक स्टेट्स हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एज वर्क। परमानेंट स्टेट इसमें 6 हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस ग्रुप इन द आर्कटिक रीजन। वर्किंग ग्रुप में भी 6 मेंबर है। दे कैरी आउट काउंसिल एक्टिविटीज, एग्जाम्पल के तौर पर एसडीजी वगैरह का काम करना। ऑब्जर्वर्स इसमें 38 स्टेट्स हैं, 38 स्टेट्स में ऑब्जर्वर हैं। नॉन आर्कटिक नेशंस, एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु शेयर देयर एक्सपर्टीज इसमें ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं। आर्कटिक काउंसिल असेसमेंट एंड रिकमेंडेशंस आर द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस एंड एफर्ट्स अंडरटेकन बाय दीज ग्रुप्स। Decisions of Arctic Council are taken by consensus among 8 Arctic जो काउंसिल स्टेट्स है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूएसए, कनाडा, रशिया, ये सब शामिल है। सो विथ फुल कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ परमानेंट पार्टिसिपेशंस। ठीक है। चेयरमैनशिप ऑफ आर्कटिक काउंसिल रोटेट एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में चेयरमैनशिप बदल जाता है। 2021 से 23 तक वाला था, रसिया के पास था। फोकस एरिया ऑफ काउंसिल क्या क्या है भैया? तो फोकस एरिया कहाँ किस चीज़ पे फोकस करते हैं? दे यूज ऑफ आर्कटिक फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज, क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए। एग्रीमेंट ऑन इनहेंसिंग इंटरनेशनल आर्कटिक साइंटिफिक कोऑपरेशन 2017 में आया था। कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फ्लोरा एंड फौना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आर्कटिक इन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ आर्कटिक कम्युनिटी एज होल, एंड कोऑपरेशन टू हैंडल मेरीन ऑयल पोल्यूशन, ताकि आर्कटिक का जो पिघले ना वो। प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इन द आर्कटिक रीजन, तो ये सब जो है इनका काम है। यूज ऑफ आर्कटिक फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एग्रीमेंट ऑन इनहेंसिंग इंटरनेशनल आर्कटिक साइंटिफिक कोऑपरेशन। ठीक है। तो ये सब फंक्शन भी प्ले करता है ये। सो कह सकते हैं कि आर्कटिक काउंसिल जो है इट रिफ्लेक्ट्स कॉमन सिनर्जी टू कोऑपरेट फॉर सॉल्यूशंस ऑफ नॉट ओनली टू इंडिजिनस बट ऑल्सो, इंडिजिनस को ही नहीं but also for across the world. We need to utilize it in a sustainable way to get optimal development. चलो 19 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि इवेलुएट द रीजन्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान का टर्मोइल आया था। ठीक है। यहाँ पे जो तालिबानी ग्रुप था इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है। खैर देख लेते, सॉफ्ट जो पावर डिप्लोमेसी है अफ़गानिस्तान के साथ, उसके रीजन्स हमें देखने हैं। सो इंडिया जो है शेयर करता है एक लैंड बॉर्डर विथ अफ़गानिस्तान, अबाउट 106 किलोमीटर का ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एंड सिंस लास्ट 2 डिकेड्स इंडिया इज़ विटनेसिंग द चेंजिंग सिनारियो इन अफ़गानिस्तान। ठीक है। चेंजिंग सिनारियो अफ़गानिस्तान में देख रहा है इंडिया। एंड इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली इंजॉयड गुड टाइज विथ अफ़गानिस्तान। ठीक है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप टाई रखा है इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है ये 1950 के दशक से चली आ रही है, तो बहुत सारा अच्छा रिलेशनशिप था हमारा। इंडिया इन 2001 started engaging with Afghanistan when Taliban were ousted from the power after US invasion, जो कि 2001 का हुआ था। तो तालिबान को बिल्कुल हटा दिया गया था, बट बाद में तो यार फिर से आ ही गए। ठीक है।
India made huge investment and commitment ever since, which run into the 3 billion US dollar, and cultivated a strong economic and defense ties with Afghan government. भारत का जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज भी है। इंडिया का रोल जो है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ रोल इन अफगान डेवलपमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बिफोर तालिबान अगेन केम इनटू पावर 2021 में तालिबान जब पावर में आया तो इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर इन अफगानिस्तान। सॉफ्ट पावर क्या क्या रहता है? सॉफ्ट पावर इंक्लूड्स बिल्डिंग गुडविल एंड ग्रेटर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, ठीक है। हैज़ इवॉल्व मेजर्स फोकसिंग एजुकेशन, हेल्थ, यूथ डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, ये भारत इंश्योर करता रहा है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स पार्लियामेंट बिल्डिंग 2015 में भारत की मदद से बना था वहाँ पे। उसके अलावा दिलराम जरांज हाईवे जो है भारत ने उसमें ऐड किया था, मदद किया था। 42 मेगावाट का सलमा डैम जो कि एक हेरात प्रोविंस में एक डैम है, डैम एनर्जी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सलमा डैम में इन्वेस्टमेंट भारत ने करी थी। इसके अलावा ट्रायंगुलर एफर्ट जो है यूएस इंडिया अफगान टू एम्पावर द वुमेन्स एंड क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, यूनाइटेड स्टेट एड प्रोग्राम के तहत भी इसमें हेल्प किया था भारत ने। यूनाइटेड यूएसए इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम करके लाया गया था। रिसेंटली रिसेंटली जो कि रिवाइवल हो गया है तालिबान का, द इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड मेडिकल एड ड्यूरिंग कोविड एंड कंसाइनमेंट ऑफ अराउंड 50,000 मिलियन टन्स ऑफ वीट दिया गया था पीपल ऑफ अफगानिस्तान को एज ए गुडविल जेस्चर। अभी और बता दूं तो रिसेंटली जो है यहाँ वहाँ के जो है रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे इंडिया में, बातचीत भी हुई थी। तो रीजन फॉर सच सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या रीजन है भाई? एक तो इंडिया जो है वांट्स स्टेबिलिटी इन साउथ एशियन रीजन, क्योंकि अफगानिस्तान अगर स्टेबल है तो साउथ एशियन रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अदरवाइज अगर कोई पावर अगर कैप्चर करता है और थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर हो हल्ला कोलाहल होता है तो दिक्कत आएगी भारत को भी, क्योंकि बॉर्डर भी अल्टीमेटली शेयर करते हैं हम लोग। इंडिया थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ अफगानिस्तान वांटेड टू गेट लिंक सेंट्रल एशिया एंड लेटर यूरोपियन मार्केट, जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर भी बोलते हैं, INSTC, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस एंड म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्री विल हेल्प इन काउंटरिंग पाकिस्तान एंड एसोसिएटेड टेररिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया ऑल्सो वांटेड टू एक्सटेंड इट्स फुटप्रिंट एंड ऑन other side to counter China also. India is also following Gujarat doctrine of helping the neighbor first policy, ठीक है। तो ये भी है भाई। अमीड चेंजेस इन रिसेंट रिजाइम, जो अफगानिस्तान में चेंज आया है, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है एंड पावर पॉलिटिक्स जो है साउथ एशिया रीजन में अगेन इम्बैलेंस्ड हुआ है। व्हाट इंडिया इज नीडेड टू फैसिलिटेट पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ अफगान प्रॉब्लम, बिल्कुल भारत को पीसफुल सॉल्यूशन लेके आना चाहिए अलॉन्ग विद अदर स्टेक होल्डर्स एंड फोकस ऑन रीवैम्पिंग इट्स सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी प्लान, ठीक है। भारत को ये करना पड़ेगा। चलो भारत कर भी रहा है, अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट अगेन ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल था। क्वेश्चन कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स आर न्यू बिगिनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया, एक्सप्लेन करना है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है कैसे न्यू बिगिनिंग है पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया में, एक्सप्लेन करना है। तो देखो, अब्राहम अकॉर्ड वाज साइंड इन वाइट हाउस बिटवीन यूएई, बहरेन, इसराइल के बीच में साइन हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड जो है साइन हुआ था वाइट हाउस में बिटवीन यूएई, बहरेन एंड इसराइल के बीच में। इट मार्क्ड ए न्यू चैप्टर इन अरब स्टेट्स एंड इसराइल रिलेशनशिप डायनेमिक्स, में एक नया चैप्टर ऐड किया इसने, ठीक है। इट मार्क्ड ए न्यू चैप्टर इन अरब स्टेट्स एंड इसराइल रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर डायनेमिक्स से ऐड किया है। अंडर द एग्रीमेंट यूएई और बहरैन जो है दे वुड नॉर्मलाइज विथ इसराइल, हेराल्डिंग बेटर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी इंगेजमेंट वगैरह की जाएगी। द बोथ कंट्री विल ऑल्सो एक्सचेंज डिप्लोमेट्स एंड बिल्ड द एम्बेसीज ऑन ईच अदर कंट्री, ये भी होगा। द एग्रीमेंट हैव बैकिंग ऑफ सऊदी अरबिया ऑल्सो एंड आर्ग्यूएबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब पावर है भाई सऊदी अरबिया एंड क्लोज एलाई ऑफ यूएई एंड बहरैन। तो अब्राहम अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिलीजियस सिग्निफिकेंस इज दैट इट वुड अलाउ फॉर मुस्लिम्स टू वन ऑफ द होलिएस्ट साइट्स ऑफ इस्लाम, जो कि है अल अस्का मॉस्क, जो कि जेरूसलम में है, उनको भी एक्सेस मिलेगा। Following the signing of the accords, Sudan and Morocco also normalized their
ties with Israel and फ्यूचरिस्टिक विजन जो है उन्होंने देखा है, सजेस्ट दैट मोर मिडिल ईस्ट कंट्री जो है दे विल साइन द पीस अकॉर्ड विथ इजराइल, देयर बाय मेकिंग पीस टू द रीजन। बट ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ लेकिन बाद में वार तो छिड़ ही गया ना, और रीजन अभी भी डिस्टर्ब ही चल रहा है। द accords also presents an opportunity for India to increase its strategic foothold in West Asia and Middle East में, एज रिसेंटली यूएई और इंडिया ने सेपा साइन किया है, ठीक है, सेपा एग्रीमेंट इकोनॉमिक उसमें है, ठीक है, एंड इंडिया हैज़ लार्ज टाइज विथ इजराइल ऑल्सो, ठीक है। इफ थिंग गोज वेल द अरब नेशन could be benefited by innovation of Israel in different fields, and it will surely add up to progressiveness of the region. On the lacune side, there is need to create peaceful environment between Israel and Palestine। बहुत ज़रूरी है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीसफुल इन्वायरमेंट बने, एंड सिचुएशन डिमांड्स ए लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फॉर द सेम प्रॉब्लम। Further, there is need to stabilize the area so that the region's prosperity will be prime focus of the member nations। ये भी सही है, ठीक है। Let's hope that peace accord will remain active all the time and will significantly contribute to each other's mutual prosperity। तो ये बात सही है भाई, ठीक है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और सही है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। GS2 हमने देख लिया, अगला हमारा GS3 ही टारगेट होगा जो ये हम देखेंगे, अगला GS3 देखेंगे। GS1 GS2 और GS4 तो हो ही गया, GS3 भी हम देख लेंगे अगले वीडियो में, फिर आगे भी जो दूसरे सालों के पेपर्स हैं उनको भी देखेंगे। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।